Hi everybody, welcome to Dr. Zada 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I come with a one more very interesting session for all of you, जिसमें आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर को 24 मिनट्स में फिनिश। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप सीयूईटी के स्टूडेंट हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसमें हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के कंप्लीट बेटा आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आपको आपके एग्जाम की कसम है कि एंड तक हिलना नहीं है बिल्कुल भी, एंड कंप्लीट नोट्स बेटा साथ के साथ बनाते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश पूरी रहेगी 24 मिनट के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। अगर 5-6 मिनट इधर उधर हो जाता है तो पेशेंस बनाए रखना, और साथ साथ इस कलरफुल तरीके से आप फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एक मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूं दैट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं कुछ बहुत ही बड़ा। आपके न्यूमेरिकल्स के डर को खत्म करने के लिए आप मुझे जरूर से मिलिएगा 7 अक्टूबर शाम को 6 बजे इन दिस इवेंट दैट इज विजयदीप। आप विजय पाने वाले हैं अपने सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर। अगर आप इस सेशन में आते हैं तो फॉर श्योर आपके लिए एक बिल्कुल पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाने वाला है फिजिक्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें। सो चलिए लेट्स होप दैट आई एम गोना सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स in this session. Let's begin with the chapter that is magnetism and matter, starting with the most basic concept that is what is magnetic field lines. बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वैसे ही सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ये चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थे वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव पे अपने आप को टर्मिनेट कर देते थे, खत्म कर देते थे। बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना बेटा वो क्लोज लूप बनाते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दे एंटर एट द साउथ पोल एंड अंदर बेटा ये जाते हैं साउथ टू नॉर्थ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस लूप बनाते हैं ये। और बेटा अगर आप किसी भी पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप कैसे फाइंड करते थे? आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते थे उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो आपको मिल जाता था डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बेटा जहां पर ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गपशप मार रही होंगी, साथ में बैठी होंगी, क्राउडेडनेस शो हो रहा होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल तुम्हें दे रखा है कि जब सेल लगती है तो मम्मी लोग भाई बहुत ज्यादा भीड़ लगा देते हैं ना, सूट जो है वो सस्ते रेट पे मिलते हैं। सो सेम गोज विद दिस कॉन्सेप्ट, जहां पर क्राउडनेस ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा जी, ये आपको याद रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो 2 डायरेक्शन मिलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होती है, इसलिए हम मान के चलते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक डायपोल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता था, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस होता था। यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस है। वहां का जो नेगेटिव चार्ज था यहां पर वो रोल साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वहां का नेगेटिव चार्ज यहां पर साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ के बराबर होता है। यहां पे बेटा पोल स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ पोल माइनस ऑफ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को प्लस ऑफ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें, कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू L वेक्टर, जहां पर L वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आई होप दिस थिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर एंजॉइंग द सेशन। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस। बेटा अगर हम SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो एम्पियर मीटर होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हम किसी बार मैग्नेट को काटना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। अब 2 तरीके से काट सकते हैं बेटा, एक तो परपेंडिकुलर काट सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम सेम अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में काट सकते हैं। बेटा चाहे आप परपेंडिकुलर काटो, यानी कि चाहे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट करो या फिर आप वर्टिकल प्लेन में कट करो, रिस्पेक्टिवली बेटा आपके पास अगर आप वर्टिकल प्लेन में कट कर रहे हो तो आपके पास लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो तो आपके पास पोल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होगी, लेंथ सेम रहेगा, बट जो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो ओल्ड का कितना होगा,
आधा होगा, ये हमेशा याद रखना बोथ द केसेस में बेटा। ये मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर्स जो करवा रखे हैं इस चैप्टर के उसमें ये पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बार मैग्नेट इन डिफरेंट शेप्स। बार मैग्नेट को जब हम किसी डिफरेंट शेप में लेकर आए उस केस में बेटा हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये बार मैग्नेट है, उसको मैंने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया है बेटा। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, अभी भी जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे उसको हम एल डैश लेंगे बेटा। दिस एंगल इज रेफर टू एज थीटा हियर। तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, साइन ऑफ दिस थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो बेटा ये आपके पास न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी। सेम गोज विद एल, यहां पे कैपिटल एम की जगह बस एल से रिप्लेस कर देंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर वे में ही चलेगा, ठीक है। आई होप यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों की लास्ट वीडियो पर है ना ये डिमांड आई थी कि मैम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्मूलाज बता दो, शॉर्टकट्स बता दो। तो बेटा इसमें वो हम सब कवर कर रहे हैं। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अगर आपको फाइंड करना आ जाए, देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वैसे ही आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स का ओवरऑल रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सो बेटा अगर यहां पर दो मैग्नेट्स आपको दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से ये प्लेस हैं, आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा यहाँ पे m1 और m2 दो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos ऑफ थीटा विल बी द फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर में। हमेशा आप याद रखना, जब भी आप किसी बार मैग्नेट को काट देते हो, बीच में से काट देते हो, हॉरिजॉन्टली काट देते हो, वर्टिकली काट देते हो, बेटा कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इंडिविजुअल नॉर्थ या इंडिविजुअल साउथ पोल मिल जाए ना। नॉर्थ और साउथ कहते हैं दैट वी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। यानी कि जब आप किसी बार मैग्नेट को कट करते हो तो एक की जगह आपको दो बार मैग्नेट मिल जाते हैं। सो इवेंचुअली ऑलवेज रिमेंबर दैट आपके पास कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब सोलेनॉइड या बार मैग्नेट की अगर आप बात करोगे तो दोनों के केस में बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो सिमिलर पैटर्न की प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके बाद बेटा हम फर्दर आगे चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज रिमेंबर करवाना चाहती हूं। यहां पे अगर हम गॉस लॉ की बात करें इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, आपको पता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था। बेटा वहां पर इंडिविजुअल चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पॉजिटिव इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बट अगर आप यहां पर बात करें इंडिविजुअल मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल नॉर्थ इंडिविजुअल साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ होता है बी डॉट डी एस का, अगर आप क्लोज इंटीग्रल देखते हो तो वो किसके बराबर आता है, वो जीरो के इक्वल आता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को बेटा है ना कंपेयर करके समझ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, अब यहां पर आप इस डिस्टेंस को भी कैसे लेते हो, एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हो जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहती है। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की भी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं, बेटा शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल में सिमिलर वे में अगर आप समझना चाहो तो हमेशा याद रखना यहां का जो चार्ज था यहां पर आके वो पोल स्ट्रेंथ बन जाता है, और इसको आप मैग्नेटिक चार्ज के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। यहां का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर बन गया, और बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम इवेंचुअली ऐसे ही लिखते हैं। फिर आ जाइए कूलम्स लॉ पे। बेटा कूलम्स लॉ बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है रिपल्सिव फोर्स लगता है दोनों के बीच में, दो अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, बोलिए फटाफट से, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इनटू बेटा साथ में क्या K, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या आता है, K आता है। K is an electrostatic constant जिसकी वैल्यू रहती है 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is what? Absolute permittivity, ठीक है। 8.85 into 10 raised to the power minus 12 units, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी को हम कोरिलेट करते हुए मैग्नेटिज्म में लिखना चाहें तो बेटा अगर आपने दो नॉर्थ को पास रख दिया, अब एक मैग्नेट में एक नॉर्थ एक साउथ होता है, तो आपका दिमाग ऐसा घूम नहीं जाना चाहिए, अरे
बाबू भैया ये नॉर्थ और नॉर्थ एक ही मैग्नेट में कैसे आ गए? अरे भाई ये इंडिविजुअल मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं, इसका नॉर्थ भी साइड, इसका नॉर्थ भी साइड, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट बेटा 1/4 पाई को 1/4 पाई लिखते हैं, बट यहां का जो 1/ε नॉट होता है ना, इधर के म्यू नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इधर का 1/ε नॉट इधर के म्यू नॉट के बराबर हो जाता है, और म्यू नॉट यहां पे क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, इट इज बेसिकली परमिएबिलिटी इन केस ऑफ, यहां पर हमने नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ यानी कि मैग्नेट्स को जब हमने वैक्यूम में कंसीडर किया है तो उस टाइम पर परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए आगे, अगर हम बढ़ते हैं तो एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर बेटा जी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लिखना अगर याद हो, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए एक्सिस पर बेटा फॉर्मूला क्या आता था, एक्सियल पर फॉर्मूला क्या आता था, 2k p वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब। एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाती थी जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट जा रहा है, बट इक्वेटोरियल पोजीशन पर बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जाती थी। यहां पर आपके पास इक्वेटोरियल के केस में नेगेटिव का साइन आता था जो रिप्रेजेंट करता था दैट p वेक्टर एंड e वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्सियल पर जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो रिलेशन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है जी। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर बेटा जी आप वेक्टर क्वांटिटीज की टर्म में लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन वैसे यहां पर आप कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज में विद नेगेटिव साइन ही कंसिडर होता है, सो आप यहां पर इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। डोंट गेट कंफ्यूज, आपको बस ये याद रखना है कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स दैट ऑफ द इक्वेटोरियल होती है। सेम अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहते हो बेटा बार मैग्नेट के केस में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पर, तो आप कैसे लिख सकते हो, 1/4 पाई तो 1/4 पाई रहेगा, 1/ε0 म्यू नॉट हो जाएगा। बेटा इधर का जो p वेक्टर था इधर m वेक्टर बन जाएगा और r ही रहेगा। r क्या था, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, चाहे एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल जहां पे आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो। आई होप दिस थिंग इज crystal clear to all of you. Let's move forward to potential at a general point. अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी जनरल पॉइंट पर तो बेटा आप कैसे लिखते थे, बोलिए फटाफट से। आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता था kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। कोरिलेट करते चलें बेटा, 1/4 पाई को 1/4 पाई रहने दे, अब 1/ε0 को म्यू नॉट से रिप्लेस कर दे। बेटा इधर का p cos थीटा इधर का m cos थीटा बन जाएगा, r स्क्वायर ही रहेगा। अब अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते थे तो उसके ऊपर नेट फोर्स लगता था 0। बोलो फटाफट से, नेट फोर्स कितना लगता था, 0 लगता था। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट आप लाइक एंड शेयर जरूर से करें, बिकॉज इतने कॉम्पैक्ट तरीके से आपको क्रिस्प वे से सारी रिवीजन बेटा कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू डू योर योर वर्क, यानी कि आपका काम है क्या, अप्रिसिएशन करना, कमेंट करना जरूर से आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। जब आप पूरा देख लेंगे कमेंट जरूर से कीजिएगा और लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। बेटा नेट फोर्स की बात करें, यूनिफॉर्म फील्ड है तो 0 ही रहेगा। टॉर्क की बात करोगे तो p क्रॉस e आ जाएगा, इधर m क्रॉस b आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन की बात करोगे तो इधर pe cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। बेटा याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होता था, जब हम वर्क करते थे अगेंस्ट द नेचर लॉज। तो किसी थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक जा रहे हो, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल पे जा रहे हो, तो बेटा कितना काम करना पड़ा, pe cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। अगर कोरिलेट करते चलो, इधर pe था इधर mb आ जाएगा, फर्दर बेटा ब्रैकेट में cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2 ही रहेगा। अगर पहले इनिशियल आता है तो आगे इसके पॉजिटिव आएगा, अगर पहले फाइनल आता तो आप नेगेटिव लिखते, तो कंफ्यूज मत होना। आई डोंट लाइक नेगेटिविटी भाई, यू आर पॉजिट्रॉन आर्मी, यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर हमेशा इनिशियल एंगल कंसीडर कीजिएगा और बाहर बेटा पॉजिटिव का साइन आएगा। मैक्सिमम वर्क डन बेटा कब आता है, जब थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री हो और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था, माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर, और अगर मैग्नेटिज्म में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है तो माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर। अब द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या फिर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन। बेटा इन दोनों ही केस में अगर आपके पास ये दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर पैरेलल होंगे, यानी कि थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन, अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन आएगा। ठीक है जी। अब यहां से मैं बोलना चाहूंगी अर्थ मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, ये सिलेबस में से रिड्यूस है, बट अगर आप सीयूटी के एस्पिरेंट है, अगर आप जेई के एस्पिरेंट है, या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ नीट का एग्जाम अगर जिन बच्चों ने नहीं देना है और फर्दर एग्जाम्स भी देने हैं तो आप इसको कवर कीजिए मेरे साथ। बेटा यहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म में, यानी कि अर्थ के किसी भी हिस्से पर अगर आप खड़े हो और आप चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड देखना, यानी कि आप अर्थ की मैग्नेटिज्म समझना चाहते हो, तो आपको 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकंड इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डिप, और तीसरे को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, यहां पे आपको एक चीज पता है, एक तो अर्थ को बीच में से अगर हम बिल्कुल बीच में से काट दें, ठीक है, तो बेटा जो सर्कल आपको दिखाई देगा दैट इज जियोग्राफिकल इक्वेटर। अब ये माना गया था मॉडल्स के अकॉर्डिंगली कि अर्थ में ना एक बहुत बड़ा जाइंट बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि यहां पर इस तरीके से बार मैग्नेट इंक्लाइंड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस अगर मैं अर्थ को काटती हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता था, मैग्नेटिक इक्वेटर आ जाता था। बेटा एक्चुअली जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके बीच में पाया गया दैट देयर इज अ एंगल ऑफ 11.5 डिग्री, इतना डिग्री का इंक्लाइनेशन है यहां पर विद रिस्पेक्ट टू द टू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। अब बेटा एक और चीज देखी गई थी, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, तो बेटा ये वाली साइड को हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते तो हैं, बट यहां पे फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती हैं, यानी कि एक्चुअली में ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है, साउथ की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, फर्दर आगे चलिए। अब यहां पर हम डिफरेंट केसेस समझने चलेंगे, पहले हम डिक्लाइनेशन समझेंगे। डिक्लाइनेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होता हुआ प्लेन इज रेफर टू एज जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हुआ प्लेन इज रेफर टू एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम डिक्लाइनेशन बोलते हैं। आप सिंपली इसको एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोल सकते हैं, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी 2 दीवारों को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप सिंपली अगर अपनी बुक को ओपन करते हैं तो बेटा कुछ इस तरीके का आपको प्लेन दिखाई देता है, एक तो ये वाला प्लेन होगा, एक ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, इस तरीके का प्लेन दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से बेटा अगर हम इस डायग्राम को स्टडी करें तो लेट अस इमेजिन कि जो ये वाला प्लेन है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन और जो येलो वाला पीछे प्लेन है दैट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। बेटा इन दोनों के बीच में एंगल इज व्हाट, डेल्टा। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देते हैं तो वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करती है कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के एंगल को देखें तो दैट इज बेसिकली थीटा। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें बेटा आपके पास ट्रू एंगल ऑफ डिप निकल के आता है। अब देखो अगर आप एक प्लेन में बात कर रहे हो, आपने किसी कंपास को फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ा और वो घूमती घूमती बेटा जी इस तरीके से अपने आप को एक डिप एंगल पर अलाइन कर लेती है। सो दिस बेसिकली एंगल थीटा इज रेफर्ड टू एज व्हाट, डिप एंगल। बेटा डिप एंगल tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। यहां पर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, दैट इज कि आप एपरेंट एंगल ऑफ डिप बताएं। एपरेंट एंगल मतलब झूठा एंगल ऑफ डिप। जैसे कि अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके होंगे अपने इस पूरे सिलेबस में तो उसमें बेटा एक रियल डेप्थ और एक एपरेंट डेप्थ होती है। सिमिलरली यहां पर भी रियल डिप जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। बट अगर आप एपरेंट डिप की बात करें तो ये बहुत डिटेल में बेटा आप मेरे नाम के साथ सर्च करेंगे, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर एक वीडियो बना रखा है, इस पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यहां पर कंसिडर करें तो बेटा आपके पास जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप होता है उसमें tan ऑफ डेल्टा
यानी कि आपके पास tan ऑफ डेल्टा क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और नीचे बेटा साथ में क्या आता है, cos ऑफ थीटा आता है, ठीक है, वेयर थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली झूठा एंगल ऑफ डेप्थ, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, इन योर जेईई एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट नीट के सिलेबस में से ये रिड्यूस है, अदरवाइज इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टू फॉल्स एंगल ऑफ डिप्स, लेट्स सपोज यहां पर बेटा दो फॉल्स एंगल ऑफ डिप हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, और जो रियल ट्रू डिप एंगल है दैट इज डेल्टा, उनके बीच का एक रिश्ता आपको पूछ लिया जाता है। आप ये चीज याद रखें, जब हम फॉल्स डिप एंगल की बात कर रहे हैं तो उस केस में डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 जो डिप एंगल्स प्लेन बना रहे हैं वो प्लेन आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा जी यहां पर फॉर्मूला आता है cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर डेल्टा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा बेटा, जो डिक्लाइनेशन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर एट पोल्स होता है एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर होता है। वहीं पर अगर हम एंगल ऑफ डिप की बात करें, एंगल ऑफ डिप की बात करें तो वो मैक्सिमम होगा पोल्स पे, बिकॉज एंगल ऑफ डिप इज एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और पोल्स पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 90 डिग्री पर अलाइंड होती है। तो आप सोचिए कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का ही आप एक तरह से एंगल निकाल रहे हैं, तो वो मैक्सिमम मिलता है पोल्स पर, क्या, एंगल ऑफ डिप। और वहीं पर अगर आप इक्वेटर पे बात करें तो आपको मिनिमम मिलेगा, बिकॉज इक्वेटर पर ओनली एंड ओनली आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट बेटा अगर आप टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब आप मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अगर आप उसको वहां से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो बेटा वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय mv, वेयर आई इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड b इज बेसिकली व्हाट बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बेटा अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इसका आप रिवर्स कर देंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसी फॉर्मूला से फर्दर बेटा आप b की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो बेटा आपके सिलेबस में मैग्नेटाइजेशन के बारे में हमने स्टडी करना, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। चलिए फटाफट से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं यहां पर आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी समझा दूं। बेटा जब आपके पास कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, आपने उसको स्टडी किया, अब वो कोई डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कोई भी मटेरियल, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रही, अभी मैं बोल रही हूँ कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसमें जो एटम्स होंगे उनके विद रिस्पेक्ट टू जो मैग्नेटिक डायपोल्स होंगे वो रेंडमली ओरिएंट होंगे। बेटा जी अब अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो तो डायपोल्स अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मैग्नेटिक डायपोल्स को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहां से जन्म आता है किसका, मैग्नेटाइजेशन का। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी बेसिकली क्या होता है, क्षमता है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो कितना परमिशन दिया है मैग्नेटिक फील्ड ने किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए। सो दैट इज बेसिकली द क्षमता, जो कि आपको वैक्यूम के केस में अगर हम बात करते हैं तो म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4.10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर निकल के आती है। अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, किसी एक मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम केस फाइंड करना चाहते हैं, तो वो म्यू आर से रिप्रेजेंट की जाती है। बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि आपके पास H वेक्टर किसके बराबर होता है, B एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट के बराबर होता है। इस टाइम पर मैं मान के चल रही हूं कि मैंने कोई और है ना मटेरियल कंसिडर नहीं किया हुआ, मैं वैक्यूम में ही कंसिडर कर रही हूं, तो नीचे बेटा म्यू नॉट आता है। इसका SI यूनिट एम्पियर पर मीटर रहता है और CGS यूनिट में ये ऑर्स्टेड के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कितने मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन हो चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज रेफर टू एज मैग्नेटाइजेशन। बेटा अब ऐसा तो नहीं है कि हमें पता चले कि ये वाले मटेरियल, वो वाले मटेरियल या किसी भी और मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सबके केस में मैग्नेटिक डायपोल्स जो थे वो अलाइन हो गए तो सारे के सारे मटेरियल्स बढ़िया, ऐसा नहीं होता। मटेरियल टू मटेरियल बेटा जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो जिसमें जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप लगा रहे हो उसके हिसाब से जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय H। बेटा आप जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H करते थे, उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे जिसको आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते थे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस। रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी बेटा म्यू आर 1 प्लस काई एम के बराबर होता है। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और काई एम आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है। फर्दर बेटा आप म्यू एम को यानी कि किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप रिश्ता देखना चाहते हैं बी आई और एच के बीच का, तो आपको याद होना चाहिए दैट बी इज इक्वल्स टू म्यू एम इंटू एच और बेटा आई इज इक्वल्स टू काई इंटू एच, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। फर्दर बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हमने अभी अभी पढ़ी, दैट इज परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करते हैं। दे डोंट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहते हैं। बेटा एग्जांपल्स आपके सामने ये लिखी हुई हैं, आप इनको जरूर से याद कर लेना। कॉपर, सिल्वर है ना, NaCl, H2O एटसेट्रा। बेटा आप याद कीजिएगा सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो उनकी परफेक्ट कंडक्टिविटी होती है और परफेक्ट ही डायामैग्नेटिज्म होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में होती है, ठीक है। जब भी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी दी हो तो दिमाग भेजे में घुसा लेना, ऐसा भेजा क्लिक करना चाहिए, अरे ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। जब भी ससेप्टिबिलिटी क्या है, नेगेटिव है। म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी बेटा इनकी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 निकल के आती है, ठीक है, नियर अबाउट। परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं और इस इफेक्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, मिजनर इफेक्ट बोलते हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी -1 से लेकर 0 के दरमियान पाई जाती है, नेगेटिव में रहती है। परमिएबिलिटी बेटा 0 से लेकर 1 के बीच में पाई जाती है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0 रहती है। और बेटा इनका जो म्यू है वो लेस देन म्यू नॉट के बराबर आता है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर जाके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में चेक करोगे ना, तो इंडिविजुअल एटम्स के पास कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है, बिकॉज ये किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो अभी इस सेशन में नहीं आए हुए हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती है, यानी कि टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में आप ये याद रखिए कि ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं कुछ हद तक, थोड़ा सा है ना, हल्का फुल्का मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटाइज नहीं होते। तो इनका I वर्सेस H के कर्व में आप देख सकते हैं नेगेटिव में वैल्यू आती है, ठीक है जी। चलिए फर्दर अगर हम आगे देखें, ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं। बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट, याद रखिएगा। इनके एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा। इंडिविजुअल एटम पोजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल एटम लेवल पे जाओगे तो डायपोल मोमेंट होता है, बट ओवरऑल चेक करोगे तो कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं निकल के आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के हिसाब से गिरती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनकी ससेप्टिबिलिटी गिरती जाएगी। रीजन बीइंग टेम्परेचर के कारण क्या आती है, रेंडमनेस आती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट टेम्परेचर के कारण क्या आता है, रेंडमनेस आता है। इनका ससेप्टिबिलिटी 0 से लेकर एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है और म्यू आर बेटा 1 से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। इनका जो म्यू है, इनकी जो परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन म्यू नॉट के बराबर आती है। बेटा आप देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है इनका ससेप्टिबिलिटी कम हो रहा है। इसको हम क्यूरी लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। और तीसरे टाइप के मटेरियल्स आते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट को। इनमें बेटा छोटी छोटी डोमेन्स बन जाती हैं और हर एक डोमेन में पर्टिकुलरली वो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं जो सबके सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर जाकर देखोगे तो एक डोमेन के विद रिस्पेक्ट टू आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो दिखाई देता है, ठीक है जी। बेटा इसमें जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है 1 से। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी ग्रेटर देन 1, म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। बेटा जी यहां पर जो लॉ फॉलो होता है, susceptibility is equals to C divided by T minus TC, where TC is basically what, Curie temperature। बेटा Curie temperature वो टेम्परेचर है जिसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो susceptibility ड्रॉप होगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा इनके I और H में एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है एट अ हायर स्टेज। जब आप H की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं तो मैग्नेटाइजेशन H के लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं रहती है। अगर आप इनके डायग्राम्स में देखते हैं तो आप देख सकते हैं बेटा कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें क्रॉस करती हैं। अब बेटा कुछ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें स्पेसिफिकली हम हिस्टैरिसीस कर्व को स्टडी करते हैं, दैट इज B वर्सेस H कर्व। अब हिस्टैरिसीस कर्व में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम H की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो बेटा आपके जो डोमेन्स हैं वो अलाइन होते जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा टाइम आता है जब ये सारे अलाइन हो जाते हैं तो फिर हम H की वैल्यू को कम करना शुरू करते हैं। बट स्टिल बेटा जब हम H यानी कि जो सोर्स है,
जो मैग्नेटाइजेशन कॉज कर रहा है उसको हटा भी देते हैं, बिल्कुल जीरो भी कर देते हैं, उस टाइम पर भी बेटा बी की वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होती है। सो दिस ओसी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड टू एज रिटेंटिविटी वैल्यू। ठीक है, अभी भी रिटेंशन है, अभी भी जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था अगर आपने उसको मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और आपने उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड पीछे खींच भी ली, वो सोर्स पीछे खींच भी लिया, तब भी जो डोमेन्स है ना वो कंप्लीटली रेंडमली ओरिएंट नहीं हो पाती हैं। तो बेटा आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच देते हैं, यानी कि आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो बेटा आप देखते हैं कि आपके पास सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो फिर से रेंडमली ओरिएंट हो जाते हैं। फिर आप इस दिशा में इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हैं, डायपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं, एंड जब आप कंप्लीट साइकिल देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपने जिस जगह से स्टार्ट किया था वहां पे वापस नहीं आ पा रहे। तो ये कर्व को बोलते हैं बेटा हिस्टेरेसिस कर्व। इसमें बी और एच का बेटा लैग दिखाया गया है, यानी कि बी और एच एकदम साथ साथ नहीं चल रहे हैं, देयर इज सम लैग बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बेटा यहां पर ओडी की जो वैल्यू होती है, बेसिकली जो यहां पर आपके पास ओडी की वैल्यू है, दैट इज रेफर टू एज व्हाट बेटा जी, कोर्सिविटी। ठीक है, ये कोर्सिविटी वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच है जो आपको देनी पड़ती है डोमेन्स को फिर से रेंडम करने के लिए। बेटा हार्ड सब्सटेंसेस और सॉफ्ट सब्सटेंसेस में याद रखिएगा, हार्ड सब्सटेंसेस में स्टील आएगा, सॉफ्ट में आपका सॉफ्ट आयरन आएगा। स्टील में आप याद रखिएगा इनकी हाई कोर्सिविटी होती है, और एरिया अंडर द कर्व ना बेटा एनर्जी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो स्टील के केस में ना बेटा एनर्जी लॉसेस ज्यादा होते हैं, और सॉफ्ट आयरन के केस में बेटा एनर्जी लॉसेस कम होते हैं, इसलिए इनका एरिया अंडर द कर्व भी क्या रहता है, स्मॉल रहता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं उनका हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई परमेबिलिटी होता है। अगर आप बात कर रहे हैं स्टील की, तो उसको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टील का स्मॉल रिटेंटिविटी है, हाई कोर्सिविटी है। अगर आप सॉफ्ट आयरन की बात करेंगे, उसका हाई रिटेंटिविटी है, स्मॉल कोर्सिविटी है। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमेशा उन मटेरियल्स के बनाए जाते हैं जो सॉफ्ट हो, जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो सॉफ्ट आयरन इज बेसिकली एन एग्जांपल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि जो टेम्पररी बेसिस पे हम मैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बेटा इसकी इलेक्ट्रिक बिल्स आ जाएगा, लाउड स्पीकर आ जाएगा, है ना, हेवी क्रेन्स टू लिफ्ट मशीनरी। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी रियली एन इंफॉर्मेटिव सेशन, आपको बहुत मजा आया। इसी के साथ हमारा मैग्नेटाइजेशन का अगर मैं पूरा पार्ट बोलूं, मैग्नेटिज्म का अगर पूरा पार्ट बोलूं तो फिनिश हो चुका है। पिछले संडे मैंने आपके लिए एक सेशन बनाया था मैग्नेटिज्म चैप्टर, यानी कि अगर यूनिट की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर आते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो कंप्लीट बेटा इसका 24 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स, थोड़ा सा 5-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा समझाने में बेटा वक्त लग जाता है, बट यस इतने शॉर्ट वे में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवा दिया गया है। इसका डिटेल लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, और इस वाले सेशन में जरूर से जुड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी जाकर इसका रिमाइंडर सेट कर लो, इवेंट लग चुका है। लाइक भी कर देना, पता चल जाएगा कितने बच्चों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, उनके वहां पर लाइक आ जाने चाहिए। बेटा अगर आप योद्धा फास्ट ट्रैक बैच में आना चाहते हो तो यू कैन कम, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कोई सा बैच लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है, बट नीट रैंक बूस्टर बुक्स को पक्का से लीजिए। 12 बुक्स का सेट आपको मिल रहा है, 4 बुक्स इन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बेटा इसमें आपको 12 बुक्स का सेट जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, स्टेटमेंट बेस्ड मिल रहे हैं, जो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। सो विद अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ 1080, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। आप सिंपली अगर नीट यूजी पीजी कैटेगरी में जाके बुक्स के कॉलम में सर्च करोगे तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी यूजिंग द कोड प्रीत, PREET, मैम के कोड से अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो यू विल गेट 40% ऑफ। एंड साथ ही साथ आप मेरे साथ मेल पे भी जुड़ सकते हैं, तो ताकि मैं आपका ये जो बुक्स है वो जल्द से जल्द आपके घर पर पहुंचवा दूं। ठीक है, आपको NBTS 2.0 लेना, आपने 1.0 नहीं लिया था, आप 2.0 में ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें रैंक बूस्टर टेस्ट भी इंक्लूडेड है। यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। अगर आप महा प्रैक्टिस कॉम्बो लेते हैं तो इसकी जैसी और कोई रीस नहीं है। ठीक है, ये ले लिया तो सारी प्रॉब्लम्स हल है बेटा, बिकॉज इसमें आपको NCERT कनेक्ट, NCERT रैंक बूस्टर की बुक्स और साथ ही
साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है विद अ मिनिमल प्राइस ऑफ 3000. यू कैन गो फॉर इट एंड बाय इट बाय यूजिंग द कोड प्रीत. ठीक है, अगर अच्छा लगा सेशन सो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द सेशन. देख लिया है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय बाय.